Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Usman Habib and you are watching me on YouTube channel Mohammad Ahmed Nazir. Dear students, previous lecture में हम लोगों ने नील बोहर एटॉमिक मॉडल की बात की थी और नील बोहर एटॉमिक मॉडल में हम लोग वेव नंबर पे पहुंचे थे और वेव नंबर फाइंड आउट करने का इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला था वो डिस्कस किया था। अभी हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करेंगे जो कि नील बोहर एटॉमिक मॉडल की ही मुताबिक एक्सप्लेन होता है, और स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग बात करेंगे सीरीज के बारे में, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात करेंगे, और स्पेक्ट्रल लाइंस के बाद हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करते हैं। स्पेक्ट्रम में टोटल आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा और स्पेक्ट्रम की टाइप्स को आपको उनकी हिंट्स दे दूंगा। तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने से पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सूरज से आने वाली रेडिएशन जो हैं उनको एयर की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। तो ऐसी रेडिएशंस जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं और उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations in increasing or decreasing order of their frequencies or energy or wavelength। क्या मतलब कि स्पेक्ट्रम एक डिस्प्ले होता है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा डिस्प्ले होता है जिसमें तमाम रेडिएशंस को अरेंज किया होता है, या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, या एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे उनको अरेंज कर देते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक डिस्प्ले बनाता हूँ। उस डिस्प्ले में हमारे पास ये एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में मैं एक छोटी सी ट्रिकी फार्मूला है आपके लिए, जिसको आप याद करेंगे तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। क्रिक्स, आप यहां पे लिखेंगे क्रिक्स UV IMR। क्या फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है? क्रिक्स UV IMR। ये जो C है इसका मतलब होता है कॉस्मिक रेज, इसका मतलब होता है कॉस्मिक रेज। ये जो अल्फा आपके सामने बना हुआ है ये है अल्फा रेज, ये है अल्फा रेज। फिर उसके बाद है एक्स रेज, फिर उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर उसके बाद है विजिबल रेज, विजिबल रेज है। क्रिक्स UV IMR। तो कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, these are infrared, these are microwave, these are radio waves।
अब ये मैंने आपके सामने जो डिस्प्ले शो किया है, इसमें सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की है। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां पे पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी तो ज्यादा है। जहां पे पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर रहा हो, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, और वहां पर जो लैम्डा है वो कम है। तो अब जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे तो इसका जो लैम्डा है वो इंक्रीज होता जाएगा, मीन कि इसका लैम्डा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने इन तमाम वेव्स को क्या किया, अरेंज किया, इनका एक डिस्प्ले बनाया जिसमें मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज कर दिया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा। तो मैंने एक डिस्प्ले शो कर दिया जिस पर एनर्जी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर दिया। यही तो स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जो स्पेक्ट्रम होता है, तो ये ट्रिक याद कीजिएगा, बाद में आपका एमसीक्यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएशन की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए कॉस्मिक रेज, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी विजिबल रेज, ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स। कौन सी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ठीक होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्रिक्स यूवी आईएमआर आपका फार्मूला है, ये आपकी ट्रिक है। यहां भी आपने याद रखना है कि सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी। क्यों? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए ये डिस्प्ले मैंने शो कर दिया। यहां से एमसीक्यू बन सकता है। और स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप्स होती हैं? स्पेक्ट्रम की दो बड़ी टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं। स्पेक्ट्रम को, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिर डिवाइड करेंगे एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम की जो टाइप है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो इसको डिफाइन भी करते हैं। Spectrum are divided into two categories. One is known as continuous spectrum, and one is known as discontinuous spectrum. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बहुत सारे कलर्स एक दूसरे के साथ डाइफ्यूज्ड हो। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच there are no clear cut boundaries among different colors.
जैसे कभी रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं, अगर हम उसमें देखें तो डिफरेंट कलर्स एक दूसरे में डाइफ्यूज होते हैं। वहाँ पे कलर्स की कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती। यानी वहाँ पर अगर आपको रेड लाइट नज़र आती है, रेड कलर नज़र आता है, तो वो रेड कलर ख़त्म नहीं होता कि वहाँ से यहाँ पे हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। विजिबल, ये जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं ये 7 तरह की होती हैं, जिसको हम विब ग्योर कहते हैं। विब ग्योर, यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब अगर आपके पास एक ऐसा डिस्प्ले है जिसमें ये 7 कलर्स शो हो रहे हैं और वो 7 कलर एक दूसरे में डाइफ्यूज हैं, मीन कि अगर रेड कलर स्टार्ट हो गया तो रेड कलर अभी खत्म नहीं हुआ कि ऑरेंज कलर स्टार्ट हो गया, ऑरेंज कलर की बाउंड्री अभी आई ही नहीं कि वहां से येलो कलर शुरू हो गया। तो फिर ये जो कलर्स हैं इनकी बाउंड्रीज क्लियर कट नहीं है। इनकी बाउंड्रीज जब नहीं है, यानी वहां पे आपको रेड और ऑरेंज का मिक्सचर भी मिलेगा, वहां पे आपको येलो और ऑरेंज का मिक्सचर भी मिलेगा, ऐसी वेवलेंथ्स भी मिलेंगी। जहां पर ग्रीन और येलो का मिक्सचर भी मिलेगा, ऐसी वेवलेंथ्स भी मिलेंगी। तो मीन कि वहां पे कलर एक दूसरे में मिक्स्ड अप होते हैं, वहां पे क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बाद जब आपका एमसीक्यूज होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ऑप्शन है आर्क लाइट, ऑप्शन बी बल्ब लाइट, ऑप्शन सी लाइम लाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल दीज आर दी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सोर्सेज। कि अगर लाइम जो होता है, लाइम को हम हीट अप करना शुरू करें तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की ये आइडेंटिफिकेशन है कि वहां पर क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होगी। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम होता है जो मॉलिक्यूल से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है। तो जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनके ऊपर जब ये हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और डी एक्साइटेशन होती है। तो फिर जो कलर एमिट होता है, फिर जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। मीन कि ये जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट भी तो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन वाला लेवल है वहां पर वो स्टेबल नहीं होता, उसे वापस लो एनर्जी स्टेट पे आना पड़ता है। तो जितनी एनर्जी लेकर ऊपर वाले ऑर्बिट में गया था उतनी ही एनर्जी रिलीज करके वापस नीचे आएगा, तो कलर की फॉर्म में उसको मिट करेगा और सामने स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एक्साइट हुआ, डी एक्साइट हुआ, एनर्जी इमिट हो गई, स्पेक्ट्रम बना। उस स्पेक्ट्रम को क्या नाम दे दिया? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम नाम दे दिया। क्यों मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम नाम दिया? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स यूज किए, या तो ऑक्सीजन का होगा, या तो नाइट्रोजन का होगा, या तो क्लोरीन का होगा। तो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है उस ये फ्लूटेंट टाइप का स्पेक्ट्रम होता है। जो रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं वो डार्क लाइन से शो होती हैं, जो रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं वो डार्क लाइन से शो होती हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की टाइप होती है। बाद अब आपसे पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है? तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को फिर हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड करने के बाद जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं लाइन एमिशन
स्पेक्ट्रम। पहली बात तो यह है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो किसी एटम का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, जैसे सोडियम एटम है, जैसे स्ट्रोंशियम एटम है। किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। किसी भी एटम के अंदर से कलर्स नजर आए, किसी भी एटम के अंदर से कलर्स नजर आए तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम फिर दो टाइप्स का है, एक को बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डार्क लाइंस शो होती हैं अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। डार्क लाइन शो होती हैं। कौन सी लाइन शो होती हैं? डार्क लाइंस। और जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें ब्राइट लाइंस शो होती हैं, ब्राइट लाइंस। अब ये लाइट, ये ब्राइट और डार्क का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा? लेट्स सपोज करें कि एक छोटा सा बीकर लिया, उसमें कोई भी गैस भर दी, कोई भी कूल गैस भर दी। जब गैस कूल फॉर्म में होगी, कोल्ड गैस भरेंगे तो उसका टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। जो एटम है उसकी एनर्जी तो ऑलरेडी कम कर दी आपने कोल्ड फॉर्म में। तो बाहर से जब आप उसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे तो पहले एटम लाइट को ऑब्जर्व करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सामने जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस पर डार्क लाइन शो होंगी और डार्क लाइन ये बात रिप्रेजेंट करेंगी कि एटम ने एनर्जी ली है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर अपना बरकरार रख सकें, क्योंकि वो कोल्ड फॉर्म में थे। तो डार्क लाइन जो होती है वो एटम की एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से स्पेक्ट्रम के ऊपर शो होती हैं। जबकि इसके उल्ट अगर हम ब्राइट लाइंस की बात करें तो जब कभी भी किसी एटम के ऊपर एनर्जी फॉल करते हैं, जब किसी एटम के ऊपर लाइट फॉल करते हैं या जब किसी एटम को हीट अप करते हैं और वो एटम ऑलरेडी अपनी नॉर्मल एक्साइटेशन स्टेट में है, मीन कि अगर क्या किया, ये एक एटम है, यहां पे न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है। आप लोगों ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की। ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, सामने क्या बना? स्पेक्ट्रम बना। सामने क्या बना? स्पेक्ट्रम बना। ये जो सामने स्पेक्ट्रम बना, इसके ऊपर आप लोगों को डार्क लाइन शो होंगी। ये डार्क लाइंस किस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये डार्क लाइंस इस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, उसने अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बाहर से एनर्जी गेन कर ली, तो सामने डार्क लाइन रिप्रेजेंट हो गई। डार्क लाइन यही शो कर रही है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि डार्क लाइन शो होती है अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। अब ये एटम जो स्पेक्ट्रम शो करेगा वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, डार्क लाइंस अगेन ब्राइट बैकग्राउंड होगा। लेकिन इसी एटम को अगर मैं वापस डी एक्साइट करूं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा। अब इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऑर्बिट से वापस पहले ऑर्बिट में आएगा, अब आपने हीट वगैरह नहीं करना है इसको। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा तो वो ऑलरेडी जो एनर्जी उसने गेन की हुई थी उसी को लॉस करेगा। जब लॉस करेगा तो यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो सामने स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस की फॉर्म में नजर आएंगी, वो सामने स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस की फॉर्म में नजर आएंगी। तो वो ब्राइट लाइंस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ब्राइट लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रेडिएशन एमिट हुई है, एटम से बाहर आई है। ब्राइट लाइन ये बात रिप्रेजेंट कर रही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है और एटम से रेडिएशन बाहर आई है। और डार्क लाइंस हमें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एटम से इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है और एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। डार्क और ब्राइट का ये कॉन्सेप्ट है। तो जो स्पेक्ट्रम था उसको हम लोगों ने डिवाइड किया और इस स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो की वो इस टेक्निक की कि आपने क्रिक्स UV IMR को याद रखना है। बाकी जो सोडियम होता है,
सोडियम एक मेटल है, जब आप उसको हीट करते हैं उसका अपना एक कलर होता है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। स्ट्रांशियम है, उसको हीट अप करते हैं तो उसका अपना एक कलर है। तो जितने भी एटम हैं उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है, और जितने भी बल्ब लाइट, आर्क लाइट, लाइम लाइट और इवन के जो प्रिज्म होती है उस पर लाइट फॉल करवाने से जो 7 कलर मिलते हैं वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ही आता है। तो आज का जो टॉपिक था स्पेक्ट्रम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग सीरीज की बात करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज।